स्वागत है बेटा आप सभी का एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स पर। आज हम पढ़ेंगे अपने बीए 5th सेमेस्टर में यूनिट 4 के अंतर्गत अर्ली फेज द आइडियोलॉजी प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक चरण। ये प्रारंभिक चरण है किस चीज का? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण है। इसको जरा समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेट्स। ठीक है, दरअसल है ये बेटा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो थी कांग्रेस की स्थापना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है, वो हमने लिखा हुआ है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905। तो इस चरण की प्रमुख घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, अब हुआ ये, आशय ये है कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करने के लिए, लीड करने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है। ठीक है, जो कि आंदोलन को लीड करेगी। अभी तक कोई आंदोलन को लीड करने वाला नहीं था। तो अब जो भी इस पार्टी के जो नेता होंगे, अब जो भी नेता समय के अनुसार बदलेंगे, उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग होंगी। तो इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। पहला जो था वो था उदारवादी। पहले जो थे वो थे उदारवादी, यानी कांग्रेस के नेताओं की विचारधाराओं और कार्य पद्धतियों के आधार पर उसे दो फेज में बांट दिया गया। पहले थे उदारवादी, जिन्हें हम कहते हैं दी मॉडरेट्स। ठीक है, और दूसरे जो हैं उन्हें कहते हैं उग्रवादी, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? कांग्रेस। जो कांग्रेस के नेताओं की जो विचारधारा और कार्यशैली है, उसी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है हमारा, उसका प्रारंभिक चरण भी आधारित था। क्यों? क्योंकि उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लीड तो कांग्रेस ही कर रही थी। तो इसीलिए चाहे आप कह लो कि कांग्रेस का प्रारंभिक चरण, ठीक है, जो कि ये चलेगा 1885 से 1905 तक, और ये वाला चलता है 1905 से 1919 तक। ठीक है, तो हमें पढ़ना है फर्स्ट फेज, जो कि था मॉडरेट्स का या फिर उदारवादियों का। और यही उदारवादी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में क्या करेंगे? आंदोलन को लीड करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इनके मेन लीडर्स कौन थे। इस समय के जो मुख्य लीडर हैं कांग्रेस में, वो कौन है? इसमें हैं मेन लीडर्स, इसमें हैं आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और हैं एसएन बनर्जी, और हैं फिरोज शाह मेहता, और हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और हैं हमारे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, यानी कि एमजी रानाडे। तो इस चरण के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के प्रमुख नेता ये जो हैं, ये हमने लिखे हुए हैं। ठीक, अब जरा देखें इनकी क्या, जैसा कि हमारा टॉपिक कह रहा है कि इनकी क्या विचारधारा थी, आइडियोलॉजी क्या थी, और फिर हम प्रोग्राम जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज इनकी विचारधारा समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे इनको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर। दरअसल ये वाले जो सारे नेता थे प्रथम चरण के, या तो बड़े डॉक्टर थे, या फिर पत्रकार थे, या फिर वकील थे, ठीक है, या फिर साहित्यकार थे, साहित्य से जुड़े हुए, है ना। तो इनकी जो विचारधारा है उसी आधार पर होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश फेथ इन ब्रिटिश रूल, फेथ इन ब्रिटिश रूल। ठीक है,
इनका मानना था कि भारत में ये जो ब्रिटिश रूल है, यानी कि भारत में जो अंग्रेजों का शासन है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल अर्थात लाभदायक है। बस ये जो हमारी कुछ शिकायतें हैं ना, उनका निस्तारण कर दे, अदरवाइज ये क्या है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है। नंबर दो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। ये जो उदारवादी नेता थे, ये क्या चाहते थे, ये चेंज तो चाहते थे, लेकिन कैसे, चेंज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल या पीसफुल, ज़्यादा सही रहेगा, पीसफुल एंड लॉफुल मीन्स, नॉट वायलेंस। ठीक, चेंज तो चाहते थे भारत में, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण तरीके और कानूनी तरीके से परिवर्तन चाह रहे थे। ठीक है, अहिंसक तरीके से नहीं। अगला जो है वो है बिलीफ इन बिलीफ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल। ये उदारवादी नेता मानते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं ये बड़े ही न्याय संगत हैं और बहुत ही लोकतांत्रिक भी हैं। ठीक है, क्या इनका मानना था कि ये लोग तो फेयर हैं एंड डेमोक्रेटिक भी हैं। ठीक है, तो चूंकि ये न्याय संगत है तो हमारे साथ भी न्याय करेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे, संयम बरतिए, ये लोग हमारे साथ न्याय करेंगे। ठीक है। अगला जो है इनका गोल था बेटा क्या, कि ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट लाएंगे, ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे करके। ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल, नॉट इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहते हुए हम स्वशासन लाएंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन को दृढ़ता प्रदान करना चाहते थे। स्वशासन तो लेंगे लेकिन कैसे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहते हुए। दरअसल इनका मानना था कि अगर भारत से ये जो ब्रिटिशर्स हैं चले गए तो भारत में अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है। अगला जो है वो है रैशनल एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच, यानी कि तार्किक और सुधारवादी दृष्टिकोण। ये जो उदारवादी नेता थे ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, किससे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये उदारवादी नेता। तभी तो उनका मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है ये एक दैवीय कृपा है, अगर अंग्रेज चले गए तो भारत में अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को ही मजबूत करो और इनसे अपनी मांगे रखो और यहीं पे सुधार लागू करवाओ और धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे, स्वशासन लाएंगे। तो इस तरीके की ये जो है इनकी आइडियोलॉजी या विचारधारा। ठीक है, तो तभी इनको कहते हैं उदारवादी। एक बार महादेव गोविंद रानडे ने संयम का अर्थ बताते हुए कहा था, चूंकि जब उनसे कहा जाता था तो कहते थे संयम रखिए, अभी जो है हमारी मांगे मानी जाएंगी। तो
तो उन्होंने संयम का अर्थ बताते हुए कहा कि संयम से मतलब ये है उस चीज़ की आशा ही ना करो जो मिलना संभव ना हो, वरन करो ये कि उसके निकटतम जो वस्तु है उसके साथ समझौता कर लो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। और अगर हम इसे इस मायने में समझें कि अगर आज़ादी जो है वो ना मिले तो हम क्या करें, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही जो है वो हम अपना स्वशासन देके हम उनके अधीन रहते रहें और बस उसी के साथ हम समझौता कर लें। ठीक है, तो ये थे उदारवादी नेताओं की क्या थी, एक विचारधारा थी, जो कि हमने देख ली। ये चरण है हमारा 1885 से 1905 का। अभी हमें देखना है इनकी पॉलिसी या मेथड्स। ठीक है, इतिहास में इन उदारवादी नेताओं की पद्धति को एक बहुत ही फेमस तरीके से जाना जाता है। इसे कहते हैं 3 P's, 3P मेथड। इसका मतलब है 3 P है। तो फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर, क्या था आपका, पहला P कहता है प्रेयर, एंड सेकेंड वन इज पिटीशन, एंड थर्ड वन इज प्रोटेस्ट। ठीक है, ये जो है ये इनकी पद्धतियां हैं। कैसे, तो पहले वाले का मतलब है प्रेयर पद्धति में पहले नंबर पर या कार्यशैली में पहले P का मतलब है प्रार्थना करना, अर्थात अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के सामने प्रार्थना करना। ठीक है, दूसरा कहता है पिटीशन। इसका मतलब होता है याचिका, अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए याचिका, प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल्स, एंड ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम। ब्रिटिश अधिकारियों को याचिका, प्रस्ताव या ज्ञापन या फिर प्रतिनिधि मंडल के जरिए उनको सूचनाएं पहुंचाना या उनको याचिका सौंपना, प्रस्ताव देना, ज्ञापन देना, अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए। कुल मिला के ये क्या होता था, ये फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट होती थी। ठीक है, दूसरे P का अर्थ ये हो गया। तीसरे P का जो अर्थ है वो है प्रोटेस्ट यानी कि विरोध। तो विरोध कैसे करना है, या तो मीटिंग्स बुलानी है यानी कि बैठकें करनी है, या फिर करना है आपका स्पीच देनी है, भाषण देने हैं। ठीक है, और या फिर अखबारों या प्रेस के माध्यम से अपने लिए जनता से समर्थन प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं इनको 3 P's या 3P के नाम से जाना जाता है। आप इनको देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा यही है। अगला हम अब इसमें जो बचा है उनके प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।